बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलम स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अरसा पहले की बात है कि ईरान पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। ये बादशाह भी नौजवान ही था। ये बादशाह बहुत रहमदिल था। ये अपनी राया के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आता और अपनी राया के दरमियान इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत थी। एक दिन बादशाह ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता है? उसने एक फकीर को देखा। फकीर बादशाह के पास आता है और बादशाह से कहता है कि ऐ बादशाह, तुम्हारी सलामती के लिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? फकीर ने बादशाह से कहा, अगर तुम अपने मुल्क की और अपनी सलामती चाहते हो तो मेरी एक बात मानो। तुम्हें 1 साल के लिए अपने मुल्क को छोड़ना होगा। अगर तुम 1 साल के लिए अपने मुल्क को छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत फायदामंद होगा। ये तुम्हारी रियासत के लिए भी फायदामंद होगा। ये सुनने के बाद बादशाह गहरी सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। अभी वो सोच ही रहा था कि उसकी आंख खुल गई। अगले दिन बादशाह ने इस ख्वाब को मामूली ख्वाब समझा और इस पर कोई अमल करने की कोई तरकीब नहीं सोची। अगले दिन फिर ख्वाब आया। बादशाह ने देखा कि वही फकीर बादशाह की ख्वाब में दोबारा आया है और कह रहा है कि बादशाह सलामत, अगर आप अपनी और अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इस मुल्क से 1 साल के लिए चले जाएं। बादशाह ने जब दोबारा फकीर को ख्वाब में देखा तो उसने इस बात को सच मान लिया कि यहाँ से चले जाने में उसका भला होगा, क्योंकि बादशाह ख्वाबों पर यकीन किया करता था। इसलिए उसने अपने वजीरों को बुला लिया। अब बादशाह के पास 2 वजीर थे। उनमें से एक वजीर वो था जो बादशाह के हर वक्त साथ रहता था और बादशाह का बहुत ख्याल रखता था। अगर बादशाह से कोई गलती होती तो वो बादशाह को फौरन ही समझा देता कि बादशाह सलामत, इस काम को इस तरह से नहीं, इस तरह से सरअंजाम देना है। वो चापलूस तो नहीं था, लेकिन बादशाह का बहुत वफादार था और बादशाह के लिए बहुत फायदामंद था। एक और वजीर बादशाह की बहुत चापलूसी किया करता था। वो बादशाह के हर जायज नाजायज काम को सही कहता था और हर वक्त इसी धुन में रहता था कि किसी न किसी तरह बादशाह की खुशामद करके उसकी नजरों में अच्छा बना जा सके। इसलिए बादशाह की नजर में वो अच्छा बन गया था और बादशाह उस पर सबसे ज्यादा एतमाद करता था। जब बादशाह ने ख्वाब में फकीर की ये बात सुनी तो उसने सोचा कि उसे इसी वजीर को अपना नायब बना देना चाहिए, जबकि दूसरा वजीर जो बादशाह का नहायत ख्याल रखता था और बादशाह की गलत बातों को भी बादशाह को समझाया करता था, उसका नाम अरसलान था। बादशाह ने अरसलान को अपनी जगह पर बिठाने की बजाय दूसरे चापलूस किस्म के वजीर को अपनी जगह पर बिठाने का इरादा कर लिया और रात को अपना सामान समेटने लगा ताकि सुबह को वजीर को तमाम ताकीद करे और अपनी जगह पर बिठा दे और उसे बताए कि वो यहाँ से 1 साल के लिए जा रहा है और फिर वो दोबारा यहाँ पर आएगा। तब तक अमूर सल्तनत को उसका वजीर ही सरअंजाम देगा और उसके तमाम तर मामलात को वो आगे बढ़ाएगा। अभी ये बात बादशाह सोचकर सोया ही था कि ख्वाब के अंदर दोबारा से बादशाह को वही बुजुर्ग नजर आया। उस बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह, तुमने अपनी जगह पर जिस बंदे को बिठाने का सोचा है वो तुम्हारे फायदे में नहीं है। अगर तुम अपना फायदा चाहते हो और अपनी सल्तनत के अमूर को अच्छी तरह से चलाना चाहते हो, जिस तरह से तुम चलाते रहे हो, तो अपने वजीर अरसलान को अपनी जगह पर मुंतखिब करो। अगर तुम उस वजीर को अपनी जगह पर बिठा कर जाओगे तो तुम्हारे मामला ठीक रहेंगे और तुम्हारे मुल्क को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आया भी तुम्हारा उसी तरह से एहतराम करेगी जिस तरह से तुम्हारे होते हुए करती थी। तुम्हारे बाद में भी वो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर तुमने उस चापलूस वजीर को अपने तख्त पर बिठा दिया तो राया उससे तंग आकर बादशाह को भी बुरा समझने लगेगी और ये तसव्वुर करेगी कि बादशाह उनके सर पर मुसीबत डालकर खुद चलता बना है। बादशाह ने जो ही फकीर की बातों को सुना अब तो उसे यकीन आ गया था कि उसका यहाँ से निकलना उसके लिए फायदामंद होगा, क्योंकि फकीर तो उसके वज़रा के नाम भी जानता था और उसने वाज़े तौर पर इशारा दिया था कि बादशाह को चाहिए कि वो अपने वजीर अरसलान को अपनी जगह पर नायब मुंतखिब करे। सुबह जब बादशाह की आंख खुली तो उसने फौरी तौर पर अपने वजीर
अरसलान को अपने पास बुला लिया, जो कि एक बहुत ही अक्लमंद इंसान था। बादशाह ने अरसलान वजीर को बुलाकर उसको सारी बात बयान कर दी और बताया कि किस तरह से ख्वाब में उसको इशारा हुआ है कि 1 साल के लिए वो अपने मुल्क को छोड़ दे तो उसके मुल्क में भी खुशहाली आएगी और ये बात बादशाह के लिए भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए मैं अपने तख्त और राया को तुम्हारे हवाले करके जाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरे बाद भी मेरी राया का बहुत ख्याल रखोगे और मेरे तख्त की इसी तरह से हिफाजत करोगे जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी में यहाँ पर बैठ अपने तख्त की हिफाजत की है। ये कहने के बाद उसने तमाम अमूरे सल्तनत अपने वजीर अरसलान को सौंपे और वहां से अपना भेष बदल कर चलता हुआ बादशाह ने अपने साथ एक कुल्हाड़ा ले लिया था और फटे पुराने कपड़ों में मलबूस होकर वहां से रात के अंधेरे में ही निकल खड़ा हुआ ताकि वो यहाँ से जाकर अपने लिए लकड़ियां काटकर रोजी रोटी का इंतजाम भी कर सके। बादशाह जो ही निकला उसका रुख एक जंगल की तरफ था। जंगल में जाकर उसने एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी। झोंपड़ी बनाकर वो जंगल के अंदर रहने लगा और वहां से लकड़ियां काटता और सुबह को बाजार में जाकर फरोख्त कर देता। किसी को शक नहीं हुआ कि वो इसी मुल्क का बादशाह है। हालांकि बादशाह को लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन बादशाह ने अपना भेष इस तरह से बदला हुआ था कि किसी को जरा सी भी शक नहीं पड़ी कि यही इस मुल्क का बादशाह सलामत है। दिन गुजरते गए। एक दिन बादशाह जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसने देखा एक तरफ से एक खूंखार दरिंदे ने उस पर हमला कर दिया। बादशाह ने जब गौर किया तो वो एक बहुत बड़ा शेर था जो बादशाह पर हमला करके बादशाह को खा जाना चाहता था। यूं ही उसने बादशाह को लकड़ियां काटते हुए देखा तो पीछे से गुर्राते हुए बादशाह पर हमला कर दिया। बादशाह क्योंकि शिकार का बहुत माहिर था, वो जंगल में अपने गुजरा के साथ जाकर अक्सर शिकार किया करता था। शिकार में वो सिर्फ तीर ही इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि वो शमशीर जनी का भी माहिर था। बादशाह कुल्हाड़ा चलाने का फन भी बहुत खूब जानता था। यूं ही उसे शक हुआ कि पीछे से किसी जानवर ने उस पर हमला किया है, तो वो यकायक मुड़ा और उसने हमला किया। उसका कुल्हाड़ा उस शेर की गर्दन पर पड़ा जो उस पर हमला कर रहा था। शेर कुल्हाड़ा खाकर नीचे गिरा और दोबारा से उठकर बादशाह पर हमला करना ही चाहता था कि बादशाह ने भरपूर वार किया और उसकी गर्दन काट डाली। बादशाह ने शेर को मारने के बाद अपनी लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा किया और उसको बाजार में जाकर फरोख्त कर आया। अब बादशाह को महसूस होने लगा कि जंगल के अंदर रहना जरा खतरनाक है, क्योंकि बादशाह की झोंपड़ी के अलावा वहां पर किसी किस्म का कोई इंसानी वजूद मौजूद नहीं था। वहां किसी की कोई रिहाइश नहीं थी। बादशाह ने सोचा कि अगर रात के अंधेरे में किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। ये सोचकर बादशाह ने वहां से कूच कर जाने का सोचा और ये भी सोचा कि अपने मुल्क में उसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फकीर बाबा ने ख्वाब में उसे यही कहा था कि यहाँ से दूर निकल जाओ। अभी जिस जंगल के अंदर बादशाह मौजूद था वो उसी मुल्क का हिस्सा था जिस पर बादशाह हुकूमत किया करता था। बादशाह ये सोचकर सुबह सवेरे जंगल से निकल खड़ा हुआ और चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो चलते चलते एक दूसरे मुल्क में जा पहुंचा। वो मुल्क उसको बहुत ही खूबसूरत नजर आया, क्योंकि उस मुल्क में बहुत ज्यादा सब्जा था और इर्द गिर्द घने जंगल भी थे। बादशाह ने सोचा कि मुल्क के अंदर रहाइश रख ली जाएगी और इसके गिर्द जो जंगल हैं, दिन के वक्त वहां पर जाकर लकड़ियां काट कर वो अपना गुजारा करेगा। ये सोचकर बादशाह उस मुल्क के अंदर एक छोटा सा मकान लेकर वहीं पर रहने लगा। बादशाह का एक दोस्त बन गया जो लकड़हारा ही था। बादशाह ने उसको बताया कि वो भी एक लकड़हारा है और पिछले मुल्क से यहाँ पर रोजी रोटी और सियाहत के लिए आया है। अगर वो शख्स उसका साथ दे तो दोनों मिलकर खूब लकड़ियां जमा कर सकते हैं और लकड़ियां काट कर महंगे दामों फरोख्त करके खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। उस आदमी की भी बादशाह की तरह से अभी शादी नहीं हुई थी और वो नौजवान ही था। उसने सोचा कि बादशाह ठीक कह रहा है। जब वो बादशाह के साथ एक दिन लकड़ियां काटने के लिए गया तो उसे महसूस हुआ कि बादशाह बहुत ही मेहनती और अपने फन का माहिर है। उसने बादशाह से कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, हम हमेशा इकट्ठे लकड़ियां काट कर इसको फरोख्त करते रहेंगे, यहाँ तक कि हमें एक दूसरे का फायदा पहुंचेगा। वो रोजाना बादशाह के साथ मिलकर जंगल में जाता और वहां पर लकड़ियां काटते काटते वो बहुत सारी लकड़ियों को जमा कर लेते। फिर बादशाह और वो
जब वापस आते तो वो शख्स बाजार से खूब वाकफियत रखता था। वो बाजार में जाकर इन लकड़ियों को अच्छे दामों में फरोख्त कर देता और इस तरह से वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अभी कुछ माह ही गुजरे थे कि एक दिन वहां पर एक बड़े मैदान के अंदर हजूम सा जमा होने लगा। हर तरफ से सरकारी ऐलानात हो रहे थे कि फला मैदान के अंदर सब नौजवान इकट्ठे हो जाएं। उस शख्स ने बादशाह से कहा कि हमें कल लकड़ियां जमा करने के लिए नहीं जाना है, हमें उस मैदान में जाना होगा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा कि उस मैदान में हम जाकर क्या करेंगे? उस नौजवान ने कहा कि हमारे मुल्क का दस्तूर है कि बादशाह की जो शहजादियां होती हैं वो अपने लिए शौहर पसंद करने के लिए इस मैदान के अंदर नौजवानों का एक बड़ा मजमा लगवाती हैं और उस मजमे से जिसको चाहे वो इंतखाब कर लेती हैं। फिर उनकी शादी उन लड़कों से कर दी जाती है। किस्मत आजमाई करनी चाहिए, हमें भी उस मैदान के अंदर जाना चाहिए। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे मुल्क के हिसाब से ये जुर्म तस्वर होगा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा चलो ठीक है, ये तमाशा कल देखते हैं। इसके बाद अगले दिन वो उस शख्स के साथ उस मैदान में पहुंच गया जहां पर लोगों का हजूम लगा हुआ था। हर तरफ से अमीर गरीब हर किस्म के नौजवान उस मैदान के अंदर इकट्ठे हो रहे थे। वहां पर शाही वुज़रा के बेटे, इसके अलावा सौदागरों के बेटे, मालो दौलत वाले लोग और गरीब अमीर हर किस्म के तबके के लोग मौजूद थे। और वहां पर सारी तादाद नौजवानों की ही थी, वहां पर लड़कियां मौजूद नहीं थी। बादशाह भी वहां पर अपने फटे पुराने कपड़ों और कुल्हाड़े के साथ जा पहुंचा ताकि देखा जाए कि किस तरह से इंतखाब होता है और बादशाह की शहजादियां कैसे नौजवानों का इंतखाब करती हैं। मैदान में हजूम मुकम्मल हो चुका था। लकड़हारा और उसके साथ बादशाह भी उस मैदान में पहुंच चुके थे। अब वहां पर बादशाह की 4 शहजादियां आईं। उन्होंने देखते ही देखते अपने हाथ में पकड़े हुए बाल जो थे उनको मजबूती से पकड़ लिया और उस हजूम की तरफ देखने लगी। लकड़हारे ने बताया कि ये लड़कियां जिसके गोद में ये बाल रखेंगी वही इनका दुल्हा होगा। बादशाह देखने लगा कि वो बाल किस खुशकिस्मत के झोली के अंदर गिरता है। कुछ ही अरसे के बाद सबसे बड़ी शहजादी ने अपने बाल एक बड़े वजीर के बेटे की झोली के अंदर फेंक दिया। वो शाही वजीर था। शहजादी को बड़ी खुशी महसूस हुई। इसके बाद बादशाह की दूसरी बेटी ने अपना गेंद एक बहुत बड़े जिम्मेदार के बेटे की झोली में फेंक दिया जो कि खूबसूरत शख्स था। तीसरी शहजादी ने अपने हाथ में पकड़े हुए बाल को एक नामवर सौदागर के बेटे की झोली में डाल दिया। अब बादशाह की आखिरी बेटी जो सबसे छोटी थी और सबसे ज्यादा अक्लमंद थी, वो देख रही थी कि वो अपने बाल को किसकी झोली में फेंके। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने बाल को उसी बादशाह की झोली में फेंक दिया जो लकड़हारे के रूप में मैले कचैले कपड़ों में मलबूस था। बादशाह ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी बेटी ने ये मैले कचैले शख्स को किस तरह से अपने लिए मुंतखब कर लिया है। उसकी दूसरी बहनें भी उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन खैर शहजादी की अपनी मर्जी थी और उसका अपना इंतखाब था। तमाम शहजादियों की शादी कर दी गई और वो अपने अपने शोहरों के साथ अपने अपने घरों में चली गई। छोटी शहजादी लकड़हारे के साथ उसके घर में आ गई। छोटा सा मकान जो कि उसने किराए पर लिया हुआ था। बादशाह रोजाना जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काटता, अपने और अपनी बीवी के लिए रोटी और दूसरे सामान का इंतजाम करता और वापस आ जाता। दिन गुजरते गए। एक दिन बादशाह जंगल के अंदर जाकर एक दरख्त का तना काट रहा था कि उसे दरख्त के तने में एक बड़ा ही खूबसूरत घोंसला नजर आया। घोंसले में उसने झांका तो उसके अंदर कुछ अंडे पड़े हुए थे। लकड़हारे बादशाह ने सोचा कि अगर वो इस घोंसले को तोड़ देगा तो परिंदे के अंडे टूटने से बच्चे मर जाएंगे। इसलिए उसने रहमदिली का मुजाहिरा करते हुए उस दरख्त को वहीं पर छोड़ दिया। हालांकि वो उसे आधा काट चुका था। इतने में उसके करीब एक परी नमूदार हुई। उस परी ने कहा कि ए रहमदिल लकड़हारे, तुमने जो काम किया है मैंने इसको देखा है। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम मुझे बहुत रहमदिल और भले मालूम होते हो। तुमने परिंदों के घोंसले को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा कि उसके बच्चे मर जाएंगे, हालांकि उसके बच्चे अभी अंडों के अंदर मौजूद हैं। तुमने इतनी सारी लकड़ी काटने के बावजूद उस दरख्त को छोड़ दिया। मुझे बहुत खुशी हुई है। ये लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी तोहफे के तौर पर देती हूँ। अगर तुम इस अंगूठी से कोई फरमाइश करोगे तो वो तुम्हारी फरमाइश पूरी हो जाएगी। बादशाह ने अंगूठी को लिया और परी का शुक्रिया अदा किया और वापस चला गया। घर जाकर बादशाह ने सोचा कि
इस अंगूठी को आजमाया तो जाए, क्या ये वाकई ही हर काम करती है। बादशाह ने अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में घर के अंदर अंगूठी को कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़ियाफत का इंतजाम हो जाए और यहाँ पर अमीर लोगों के बैठने का इतना अच्छा इंतजाम हो कि जिससे हर कोई मुतासर हो जाए। अभी बादशाह लकड़हारे ने ऐसा कहा ही था कि उसका छोटा सा मकान एक बहुत बड़े महल में तब्दील हो गया और वहां पर तरह तरह के खाने और बहुत जबरदस्त किस्म की ज़ियाफत का इंतजाम हो चुका था। बादशाह देखकर हैरान रह गया। उसकी बीवी जब घर आई तो वो भी बड़ी हैरान हुई। उसने बादशाह से पूछा कि ये क्या माजरा है, तुम तो एक गरीब से लकड़हारे हो, फिर ये महल और इतनी बड़ी ज़ियाफत का इंतजाम ये किस तरह से हो गया। बादशाह ने कहा कि रुक जाओ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसके बाद बादशाह ने अपने तमाम तर रिश्तेदारों को, शहजादी ने अपनी बहनों को और अपने बाप को मदऊ किया। जब वहां पर अमीर वुज़रा, उसकी बहनें और बादशाह सलामत आए तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उन्हें देखकर हैरानगी हुई कि एक लकड़हारे ने इतना बड़ा इंतजाम किस तरह से कर लिया। बादशाह ने कहा कि आपने इतना बड़ा इंतजाम कैसे कर लिया। लकड़हारे ने कहा कि बादशाह सलामत, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आपकी बेटी एक लकड़हारे और गरीब आदमी के सहारे पर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई है तो मेरे गरीब लकड़हारे के लिए बादशाह बनना भी कोई नामुमकिन बात नहीं है। ये कहकर उसने सबकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। उसकी मेहमान नवाजी बादशाह और दीगर वुज़रा को इतनी पसंद आई कि सबने कहा कि आइंदा जब कोई बादशाह आएगा तो इसी लकड़हारे के सुपुर्द सारा इंतजाम किया जाएगा। बादशाह और वुज़रा को खाना खिलाते वक्त उसकी नफासत और तज़ीम का ये हाल था कि कहीं से भी वो अनपढ़ या गवार शख्स दिखाई नहीं देता था। वो तो बहुत ही ज्यादा तमीज़दार और शाही अमूर को समझने वाला दिखाई देता था। आखिर था तो वो बादशाह, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। कुछ दिनों के बाद बादशाह का एक करीबी मेहमान आने वाला था जो करीबी मुल्क का बादशाह था। बादशाह सलामत ने कहा कि अब आइंदा जो इंतजामात किए जाएं वो इसी लकड़हारे के सपुर्द किए जाएं। इसके इंतजाम को देखकर मुझे महसूस हुआ है कि हमारी सल्तनत में कोई भी आदमी इतना काबिल नहीं जो इस तरह के इंतजामात करा सके। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि बादशाह सलामत के उस दोस्त की आमद हुई। बादशाह सलामत ने अपने महल के खास हिस्से में उस लकड़हारे से कहा कि आपने इंतजामात करने हैं। लकड़हारे ने इतने उम्दे इंतजामात किए कि बादशाह के वुज़रा और बादशाह हैरान थे कि ये बहुत ही कमाल आदमी है। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि बादशाह के शाही मेहमान उसके महल के अंदर आने वाले थे। यूं ही बादशाह का शाही मेहमान उसके महल में दाखिल हुआ तो उसने सबसे मुसाफहा किया, लेकिन उसने आखिर पर लकड़हारे को खड़ा देखा तो उसने झुककर उसके हाथों को बोसा दिया और उसके कदमों को छुआ। यूं ही बादशाह और उसके वुज़रा ने ये देखा तो उनकी हैरानगी की कोई इंतहा न रही। वो हैरान थे कि इतने बड़े मुल्क का बादशाह इस लकड़हारे के हाथों को बोसा दे रहा है और इसके कदमों को छू रहा है। ये क्या माजरा है। अभी वो सब सोच ही रहे थे। इसके आने वाले बादशाह ने बताया कि मेरा नाम शहजादा अरसलान है और मुझे शहजादा इसी बादशाह ने बनाया है। यकीन करें कि मैं तो वजीर था। इसी बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरी सल्तनत के अमूर को 1 साल के लिए तुमने चलाना है और मैंने 1 साल के लिए अपने मुल्क में लौटना नहीं है। अब क्योंकि 1 साल पूरा होने को है, इसलिए मैं बादशाह के इस तरह अचानक आ जाने पर बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। मैंने बादशाह के पाँव को छुआ है और ये इसी लायक हैं। इनकी राया इनसे बहुत खुश है और ये बहुत नेक दिल और खुदा तरस आदमी है। यूं ही शहजादी ने और बादशाह ने ये सुना तो सब हैरान के हैरान रह गए। शहजादी की बहनों ने अपने मुंह में उंगलियां डाल ली। उनके शौहर बादशाह नहीं थे, जबकि छोटी बहन का शौहर तो एक पूरी सल्तनत का बादशाह निकला था। बादशाह ने खुश होकर अपने दामाद को बहुत सारे तहाइफ दिए और अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ उसके मुल्क में रवाना कर दिया। यूं लकड़हारे बादशाह की शादी हो चुकी थी और उसे इतनी अच्छी शहजादी मिली थी जो कि रुपए पैसे की बिल्कुल भी लालच नहीं करती थी, जिसने सिर्फ लकड़हारे की आंखों में देखकर उसके बड़े आदमी होने का यकीन कर लिया था। इसके बाद लकड़हारे बादशाह ने अपनी बीवी को साथ लिया और अपने मुल्क में चला गया। यूं ही वो अपने मुल्क में गया तो उसकी राया ने उसका बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल किया। जिस तरफ जाते गलियों में फूल बिछाए जाते, हर तरफ बादशाह के लिए खुशी के नारे लग रहे थे। लोग बहुत खुश थे कि उनका बादशाह वापस आ चुका है, बल्कि उनकी खुशी की इंतहा न रही थी
कि अब बादशाह अकेला नहीं था, बल्कि बादशाह अपनी मलका के साथ आया था। और उसकी मलका भी कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वो एक बादशाह की बेटी थी और बहुत ही अक्लमंद थी। थोड़े ही दिनों के बाद बादशाह के मुल्क में खुशहाली फैल गई और उसकी राया बहुत खुशहाल हो गई और सब लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इल्म स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।